साल 2006 में जापान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तारो असो भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे पर तारो असो ने कहा था कि बीते 1500 वर्षों में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब चीन के साथ जापान के संबंध ठीक रहे हो। यह स्टेटमेंट चीन और जापान के रिश्तों का सार है। 4 साल बाद यानी 2010 के आखिर में दुनिया ने एक बड़ा डेवलपमेंट देखा। जापान को पछाड़कर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। अमेरिका के बाद जापान 4 दशक से दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत था। लेकिन चीन न सिर्फ जापान से आगे निकला बल्कि अब वो अमेरिका को भी कड़ी चुनौती दे रहा है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड फ्लैशबैक, डेकेड्स ऑफ डिफायंस। 4 जुलाई 2017 कुसोंग, नॉर्थ कोरिया। पैंगयोंग एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में किम जोंग अपने सबसे करीबी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ बैठा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो किसी बात से डर रहा था, लेकिन मन में एक यकीन था कि आज जैसा उसने सोचा है, अगर वैसा हो गया तो नॉर्थ कोरिया के नाम से दुश्मन कांपेंगे। कुछ ही देर बाद सायरन बजा, उल्टी गिनती शुरू हुई। आग के शोलों को पीछे छोड़कर एक मिसाइल आसमान का सीना चीरते हुए अंतरिक्ष से बातें करने लगी। जमीन से 2500 किलोमीटर की दूरी पर यह मिसाइल बेखौफ गरज रही थी। 37 मिनट बाद लॉन्चिंग साइट से करीब 930 किलोमीटर दूर एक सुपर ब्लास्ट हुआ। यह नॉर्थ कोरिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था। मिसाइल का नाम था हासोंग 14 और जिस जगह ब्लास्ट हुआ वो जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभालने के 5.5 साल बाद ये किम जोंग का खुला ऐलान था कि वो अपने पिता और दादा से भी ज्यादा खूंखार है। अमेरिका को पता था नॉर्थ कोरिया के पास ना तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक है और ना ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नेटवर्क, लेकिन फिर भी किम जोंग ने हासोंग 14 बना ली। जानते हैं कैसे? किम जोंग का ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चीन ने स्पॉन्सर किया था। किम जोंग की अदावत दक्षिण कोरिया से है और चीन सदियों से जापान को जानी दुश्मन मानता है। जापान और दक्षिण कोरिया में अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ड्रैगन के कहने पर किम जोंग ने जापान को डराने के लिए ये महामिसाइल फोड़ी। एक वो दिन था और एक आज का दिन। न जाने कितनी बार सी ऑफ जापान में किम जोंग मिसाइल दाग चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास 30 से ज्यादा एटम बम है जो जापान और उत्तर कोरिया को राख करने के लिए काफी है। किम जोंग को एटम बम का ये रिमोट भी चीन ने ही दिया है ताकि जापान को टैकल किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे चीन के लिए जापान इतना बड़ा नासूर कैसे है? ये जानने के लिए अतीत में 128 साल पहले झांकना होगा। 25 जुलाई 1894 में चीन और जापान के बीच पहला युद्ध हुआ था। कोरिया की चोसुन सल्तनत को लेकर चीन के क्विंग राजवंश और जापान के राजा में तकरार इतनी बढ़ी कि जंग हो गई। इस जंग में जापान ने चीन को धूल चटा दी। कोरिया को जापान ने चीन से छीन लिया। तैंतालीस साल बाद यानी 1937 में फिर ये दोनों मुल्क जंग के मैदान में आमने सामने आए। मार्को पोलो ब्रिज पर इन दोनों देशों की सेनाएं भिड़ गईं। उसके बाद दूसरे चीन जापान युद्ध का ऐलान हो गया। जापान इस युद्ध में भी चीन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जापान ने एक गलती कर दी। उसने दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक करके 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार दिया। इस हमले के बाद अमेरिका और रूस चीन को सपोर्ट करने लगे। महाशक्तियों के सामने जापान कमजोर पड़ने लगा। पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री की और 4 साल बाद अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला लेते हुए जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए।
जापान युद्ध भी हारा और उसके सरेंडर के साथ विश्व युद्ध का अंत भी हो गया। अब जापान एटम बम गिराने वाले अमेरिका का तो दोस्त है, लेकिन वो चीन की चालबाजी को कभी माफ नहीं कर पाया है। जापान अपने 3 लाख लोगों के परमाणु हमले में मौत के लिए चीन के छेड़े गए युद्ध को जिम्मेदार मानता है। ये वजह है कि आज तक जापान के दिल में ड्रैगन के लिए सिर्फ इंतकाम है। 23 जून 1960 से जापान और अमेरिका के बीच एक संधि लागू है, जिसके मुताबिक जापान पर कोई भी देश हमला करेगा तो अमेरिका जंग में उतर जाएगा। इसलिए अब तक ना तो चीन और ना ही नॉर्थ कोरिया जापान पर हमले की जुर्रत कर पाए। ईस्ट चाइना सी जापान और चीन के बीच खराब संबंधों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। यहाँ 7 वर्ग किलोमीटर में सेनकाकू नाम का एक द्वीप है, जिस पर चीन और जापान दोनों अपना दावा ठोकते हैं। ये द्वीप न सिर्फ शिपिंग लेन और फिशिंग इंडस्ट्री के लिहाज से बेशकीमती है, बल्कि यहाँ ईंधन का बहुत बड़ा भंडार भी है। इसलिए चीन किसी भी कीमत पर सेनकाकू पर कब्जा चाहता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।